अस्सलाम वालेकुम जी। होम्योपैथी क्लास आ गई फिर। आफ्ताब साहब का क्या हाल है? वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। पूछा रास्ता तो आ गया। तो ये आफ्ताब साहब, उनकी बेटी आई है, बोल ही नहीं रही है। जब बोलने वाली बेटी नहीं ना आई। क्या हाल है बुशरा? तुम हैं? क्या हाल है अब्बा जान का? देते ना पहले से काफी जी, पहले से आप भी हैं। हाँ ठीक है माशाल्लाह। अभी आराम करना चाहिए कुछ देर। वो झटका लगा है कुछ पीछे और वो मसल्स दूर हो गए हैं। काफी तकलीफ उठाई है उससे। हम क्या पढ़ रहे थे डॉक्टर साहब? ओपियम हुजूर। ओपियम? सॉरी प्लम्बम शुरू करने वाले थे, ओपियम पढ़ रहे थे। ओपियम पढ़ चुके थे मेरा पढ़ ख्याल चुके है। हैं, प्लम्बम शुरू करने। हाँ हाँ ये ठीक है, ठीक है। और एक और दवाई भी थी, कहाँ रह गई? गिर गई हो गई। आ रही प्लम्बम इसको कहते हैं, सिक्के को। और अक्सर पेंट्स जो हैं उनमें सिक्का इस्तेमाल होता है। पता नहीं क्या वजह है, क्यों वो डालते हैं, लेकिन सिक्का ज़रूर इस्तेमाल होता है। और बाज़ लोगों को सिक्के की बड़ी सख्त एलर्जी होती है। यहाँ तक कि पेंट हुआ हो, अगर सूख भी चुका हो तो कुछ हल्के से फ्यूम्स उसके उस वॉलेटाइल ऑयल में उड़ते रहते हैं। वॉलेटाइल ऑयल तो नहीं होता, मगर फिर भी जो ताज़ा तेल है कुछ ना कुछ उसका उठता है। और उसके साथ सिक्के के ज़र्रात भी बहुत ही खफीफ फ़िज़ा में मौजूद होते हैं। जिनको एलर्जी हो वो पेंट सूखने के बाद भी जाएं तो बाज़ दफ़ा शदीद कॉलिक का दौरा पड़ता है। तो इसकी जो एलर्जी है उसका ज़्यादा असर पेट पर शिकंजे की तरह जकड़ी जाने वाली दर्द से ज़ाहिर होता है। कॉलिक है जिस तरह मुट्ठी में किसी ने डाल के मरोड़ दी है पूरी तरह, और बड़ा सख्त कॉलिक होता है। और फिर नाफ अंदर की तरफ खिंचती है और उस पर भी कमर की तरफ जैसे नाफ को रस्सी से बांध कर खींचा जा रहा हो। ये ख़ास इलामत है इसकी, प्लम्बम की, कॉलिक की। अगर पेंट ना भी हो, वैसे ही किसी को कॉलिक हो और ये इलामत पाई जाए तो उसमें प्लम्बम बहुत इफ़ेक्टिव और ज़ूद असर दवा है। प्लम्बम की एक निशानी आमतौर पर जो मुंह में दिखाई देती है वो ये है कि दांतों के नीचे मसूड़ों पर एक नीली सी लकीर आनी शुरू हो जाती है, जो वक्त के साथ साथ गहरी होती जाती है। ये नीली लकीर मसूड़ों के ऊपर टिपिकल प्लम्बम का निशान है। और बाज़ दफ़ा मुंह को किसी और गरज से देखना हो तो वो लकीर नज़र आती है तो प्लम्बम का ख्याल आ जाता है खुद ब खुद। काले निशान और किस्म के खून के निशान वगैरह वो तो अलग चीज़ है, लेकिन नीली टिपिकल प्लम्बम का निशान है। इसका मसल्स के ऊपर एक तशन्नुजी असर है जो आर्जी जैसा कि मैंने बयान किया है, एक फालजी असर है, और उसके नतीजे में खुसूसन जो राइटर्स पॉल्जी कहलाती है वो भी तशन्नुज इसके नतीजे में पैदा होती है। प्लम्बम पे दाएं हाथ की मुट्ठी गिर जाएगी और कलाई सुगड़ जाएगी। कुछ टेंडन्स या फ्लेक्सस का जो भी जिम्मेदार होते हैं इसके, उनमें नक्स की वजह से प्लम्बम के मरीज़ हमारे एक हुआ करते थे बुज़ुर्ग कादियान में, बड़े अच्छे लिखने वाले माशा फजल हुसैन साहब। वो बहुत मेहनत करने वाले थे, हिंदुइज़्म पे बड़े माहिर, और हवालों से वो किताब बनाया करते थे तरतीब देकर सिर्फ, और शाज़ ही कोई उनका अपना लफ्ज़ बीच में मिलता था।
لیکن ایسی عمدہ ترتیب دیتے تھے حوالوں کو کہ پڑھنے والا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے مسلسل مضمون لکھا ہے. اور اس لحاظ سے بہت قابل انسان، بہت ویسے ایک نیک مزاج سلسلے کے بزرگ. ان کو ٹپیکل پلمبم کا فالج تھا. وہ چونکہ بعد میں نے پڑھا یہ، اس لیے مجھے یاد آتا ہے وہ نقشہ جو کھینچا جاتا ہے نا کتابوں میں کہ لکھنے والا زیادہ ہاتھ سے کام لینے والا، اس فائل کو وہ ڈراپ ہو جاتی ہے رسٹ، تو ان کی رسٹ ڈراپ ہوئی تھی. تو اگر پلمبم کے بغیر بھی پلمبم کی پوائزننگ ذمہ دار نہ ہو بلکہ کسی اور بیماری کی وجہ سے اس قسم کی علامتیں ظاہر ہوں تو پلمبم اس کا علاج ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہر چیز سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اوپیم سے بھی کچھ اس میں مشابہت پائی جاتی ہے اس پہلو سے. زندگی کی رفتار، اس کے ریئیکشن، رد عمل پلمبم میں سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے اس کا ایک قسم کا تھوڑا سا عارضی فالجی اثر ہے جو اعصاب پر، ذہن پر، ہر جگہ موجود ہے. ایک شخص سے آپ بات کرتے ہیں، کیوں، کیا حال ہے، ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہوگا، کیا کہا تھا، کیا حال ہے، اور بعض لوگ ریپیٹ کرتے ہیں یہی. ان کے انداز میں بیلیٹڈ ریئیکشن ہے. جہاں بیلیٹڈ ریئیکشنز نظر آئیں وہاں پلمبم خصوصی دوا ہے. لیکن اس کو فرق کرنا چاہیے. ایک آدمی اپنے خیالات میں کھویا ہوا ہو اور کئی دفعہ وہ ہلکی سی آواز سن لیتا ہے لیکن فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، تو بعد میں وہ ریکارڈ، جو میسیج ریکارڈڈ ہے وہ اس کو بعد میں جگاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ہاں تو نے کچھ کہا تھا. وہ الگ بات ہے. پلمبم کا مریض مستقل ہمیشہ یہی رد عمل دکھاتا ہے ہر چیز میں کچھ دیر تک، یہاں تک کہ بعض دفعہ درد کا احساس بھی کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے. اس لیے ایسے مریض کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ انجر ہو جائے، پنس پہ ہاتھ لگ گیا اور چیزوں پر، تو کچھ دیر پتہ نہیں چلے گا، پھر ایک دم وہ کہے گا وہ بڑی سخت درد ہو رہی ہے. تو درد ہوتی ہے، بات بھی سمجھتا ہے، اس میں کمی نہیں، لیکن رجسٹر کرنے کا جو وقت ہے اس میں وقت فرق پڑ جاتا ہے. یہ ٹپیکل پلم کے علامتیں ہیں. اسکن بھی سلگش ہو جاتی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہی بات ہے، یعنی جو جلد کے درد محسوس کرنے والے جو ہے نروز ہیں وہ پیغام دیر میں پہنچاتی ہیں. یہ چیز جو ہے بعض دفعہ مستقل نمنس میں تبدیل ہو جاتی ہے. صبح ہم پڑھا رہے ہیں پلمبم کی ایک علامت ہے کہ وہ مریض کو پیغام دیر سے ملتا ہے، جس سے تمہیں پیغام دیر سے ملا ہے. ٹپیکل پلمبم کا کیس ہے. اور بات سنے تو کچھ دیر کے بعد اچھا کیا کہا تھا تم نے، اس طرح جواب دیتا ہے. اور درد کا احساس بھی دیر میں پہنچتا ہے دماغ تک. اور یہ جو آہستہ آہستہ احساس کا مدم ہونا بعض دفعہ مستقل نمنس میں تبدیل ہو جاتا ہے. جلد سن ہو گئی ہے کرونک، مگر اس سے پہلے تاریخ ہسٹری ملے گی آپ کو، رفتہ رفتہ بڑی ہے یہ بیماری. اور پاؤں وغیرہ میں ہر جگہ آہستہ آہستہ اس میں جان اور احساس کی طاقت مٹتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی جو ایمیسیشن ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ سارا مریض رفتہ رفتہ کمزور ہوتا ہے،
اور آخر پہ جلد کا ایک تھیلا رہ جاتا ہے جو ہڈیوں کے گرد لپٹا ہوا، اور اس کا تعلق اس سے ذیابیطس وغیرہ سے نہیں ہے۔ مریض اگر سارا جسم پلمبم کے زہر سے متاثر ہو تو اچھا بھلا صحت مند بھی آہستہ آہستہ گھلتا ہے، اور رفتہ رفتہ جیسا میں نے بیان کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھوڑا سا خول جلد کا چڑھا ہوا، لٹکی ہوئی جلد، لیکن یہ کیس جو ہیں یہ بہت ایڈوانسڈ جو ہیں پلمبم کے، ان میں ہوتا ہے۔ اس کی روزمرہ کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ جس جگہ جس عضو میں درد ہو وہ سوکھ جائے گا، اور یہ جو علامت ہے یہ اس میں بعض دوسرے فالجوں میں بھی ملتی ہے، لیکن پلمبم کا ایک خاص نشان ہے۔ بعض دفعہ تو یہ جو بخار ہوتے ہیں فالجی، ٹائیفائڈ، اس میں بھی یہ علامت ملتی ہے، اس میں جہاں کسی خاص عضو پہ حملہ ہوا ہو وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ عمومی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ پلمبم میں اگر یہاں درد اٹھی ہے اور یہ حصہ کمزور ہونے لگ جائے، یہاں درد اٹھی ہو ہاتھ پہ اور یہ حصہ کمزور ہونے لگ جائے، ٹانگ پر کسی حصے میں بھی درد ہو اور وہ کمزور ہونے لگ جائے، تو خاص علامت پلمبم کی ہے، اس کو فوراً استعمال کرنا چاہیے۔ شیٹک پینز میں بھی یہ بہت اچھی دوا ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی ڈسکرپشن نہیں ہے عمومی جو اس کو الگ کر دے۔ پلمبم کو میں نے ایٹ رینڈم استعمال کیا، جب بعض دوائیں جو شیاٹیکا میں کام نہیں آتی تھیں جب وہ ناکام ہو گئیں تو اندازہ لگا کر کہ پلمبم بھی اچھا ہے وہ استعمال کر لی، کبھی فائدہ ہوا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن جو عمومی پلمبم کی علامتیں اگر وہ پائی جائیں، مثلا مسوڑوں کے اوپر نیلی لکیر اور وہ احساسات کی سست روی، آہستہ پیغام پہنچاتے ہیں، یہ اگر باتیں پائی جائیں تو پھر شیٹیکا میں پلمبم ضرور پہلے دینی چاہیے۔ دو قسم کے ہوتے ہیں مسلس، ایکسٹینسرز اور فلیکسرز۔ اس کا فالج کا تعلق ایکسٹینسر سے بھی ہے، فلیکسر سے بھی ہے، لیکن ایکسٹینسر سے زیادہ ہے۔ ایسا فلیکسر تو یہ ہے نا جو کھینچے گا، جو فلیکس بینڈ کرتا ہے، ہاں بینڈ کرے گا، جی اور ایکسٹینسر جو لمبا کرے گا، ٹھیک کھینچے گا، جی ہیں جو کھینچ کے اس کو اٹھائے گا، جی جی ہاں جی وہ ایکسٹینسر ہے۔ جی جی یہ جو ڈراپ ہے اس وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ ایکسٹینسر، یہ جو اٹھانے کی طاقت ہے نا جی وہ کم ہو جاتی ہے، اس لیے ڈراپ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں بھی کھینچنے کا اور تناؤ کا فالج ہو وہاں اوزار لٹک جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ٹپیکل اس کی علامت ہے۔ مگر فلیکسر میں بھی ہو جاتا ہے اس کا اثر۔ ٹھیک۔ پیانو پلیئرز جو پیانو کے بجانے والے ہیں ماہرین، ان کو اکثر انگلیوں کا اور جوڑوں کا ایک قسم کا فالج ہو جاتا ہے، وہ ڈراپ کر جاتے ہیں۔ ان میں دو دوائیں ہیں مشہور، ایک پلمبم اور ایک کیوریئر۔ کیوریئر ایک پوائزن ہے بڑا خطرناک، جس کا خاص طور پر فالجوں سے تعلق ہے۔ اس کا سپیلنگ ہے QURARE، کیوریئر۔ یہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے اس معاملے میں، دونوں ہی پیانو والوں کے فالجوں کے چوٹی کی دوائیں سمجھی جاتی ہیں۔ ریسٹاکس اگرچہ بہت کام آنے والی دوا ہے، اکثر میں نے بتایا ہے، فوری فالج کا اثر ہو رہا ہو، خواہ آنکھوں پر ہو یا جسم پر کسی حصے پر، اگر جلدی استعمال کی جائے تو ریسٹاکس بہت اچھی دوا ہے۔
اور اگر ذرا دیر ہو جائے تو سلفر کے بغیر پورا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ رسٹاکس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نسبتاً کم گہری دوا ہے، اگرچہ استعمال بہت ہوتی ہے لیکن نسبتاً کم گہری دوا ہے، اور یہ پلمبم اس کے مقابل پر بہت زیادہ گہری دوا ہے۔ اور بھی کئی ایسی دوائیں ہیں جن میں سلفر رسٹاکس سے ملتی جلتی علامتیں، جلد کے چھالے وغیرہ یہ ساری پائی جاتی ہیں، رینانکولس بلبس ہے مثلا، اور وہ ساری دوائیں جو اس قسم کی علامتوں میں رسٹاکس کے شریک ہیں، رسٹاکس کی نسبت زیادہ گہری ہیں۔ تو اس کا علاج میں نے مگر ہے یہ بہت اچھی فالج کی دوا، اس لیے میں نے اس کا علاج یہ کیا تھا کہ سلفر کے ساتھ انٹروڈوز کرتا تھا، اور یہ فارمولہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ دیر کے بعد بھی اگر دینی ہو تو سلفر جگاتی ہے رد عمل کو، اور رسٹاکس کام کرتی ہے فالج پر پھر۔ تو ان دونوں کا آلٹرنیشن ایسا ہے کہ پولیو کے مریضوں کو بھی جو لمبے عرصے کے تھے، اللہ کے فضل سے بہت نمایاں فائدہ ہوا۔ میں مثالیں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور وہ فارمولہ یہ عدلنے بدلنے کا تھا، لیکن خالی سلفر کام نہیں کر رہی تھی، رسٹاکس کا فالج سے بہت گہرا تعلق ہے، اور چونکہ گہری اور قدیم دوا نہیں ہے اس لیے اکیلی کام نہیں کرتی۔ سلفر دیں، جسم کو جگائیں، پھر رسٹاکس دے دیں، پھر سلفر دیں، اس طرح بہت اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر اس لیے اس کو رد کر دیتے ہیں رسٹاکس کو کرونک کیسز میں، حالانکہ میں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، اس کو رد کرنے کی ضرورت نہیں، جو بتایا نا سلفر کے ساتھ انٹروڈوز کریں۔ اس کی قبض بڑی سخت ہوتی ہے پلمبم کی، لارج ٹول بالز کی صورت میں یہ امپیکٹ ہوتا ہے، کمپیکٹ ہوتے جاتے ہیں، اور اس کے لیے کافی پرابلمز بن جاتی ہے، انجری بھی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ڈاکٹرز کو میکینیکل مینز استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھنے والا فالج جو جلد پر پیدا کرتا ہے وہی میوکس میمبرینز پہ بھی کرتا ہے، اور انتڑیوں کے گرد جو باریک مسلز کی جھلی ہوتی ہے جو آگے دھکیلتی ہے انتڑیوں کے خاص موشن کے ساتھ، اس کو یہ معوف کر دیتا ہے۔ بس آہستہ آہستہ بڑھتا ہے فالج، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور رفتہ رفتہ قبض گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور قدیم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی قبض نہیں ہے جو اچانک کسی وجہ سے ہو گئی، کھانا ادھر ادھر ہو گیا، بدپریزی ہوئی، بلکہ یہ اس ٹائپ کی قبض ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کچھ آپ کو صبر کے ساتھ پلمبم دینی ہوگی، کیونکہ جو آہستہ بیماریاں آتی ہیں ان کا علاج بھی نسبتاً آہستگی سے ہوتا ہے، فوری نہیں، لیکن بعض اثرات ان کرونک بیماریوں کے دواؤں کے فوری بھی ہوتے ہیں۔ مثلا کولک ہے، پیٹ درد ہے، تشنج ہے، اس میں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آہستہ ہوگا، کچھ چند مہینے لگ جائیں گے۔ جو دوا کرونک بھی ہو، اگر کسی ایک پہلو سے فوری اثر دکھاتی ہے تو یعنی فوری بیماری پیدا کرنے والا زہر ہے، تو ہومیوپیتھک میں وہ فوری طور پر اس کو دور بھی کر سکتا ہے، اور جو بیماری کوئی زہر آہستہ پیدا کرتا ہے اس کو جب دوا کے لیے استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ دور کرے گا، کیونکہ ٹشوز کے اندر انسانی خلیوں میں کمزوریاں بیٹھ چکی ہوتی ہیں لمبا عرصہ، اور ٹشوز کی تبدیلیاں اچانک نہیں ہو سکتی، وقت لگے گا، ان کی صفائی ہوگی، پھر ان کے اندر صحت مند تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آ رہی بولنے والی بیٹی؟ اچھا، میں یہی ہم کہہ رہے تھے، میں نے کہا تھا چلو آفتاب صاحب کا کیا حال ہے، کوئی جواب نہیں آیا، میں نے کہا کہ کوئی بیٹی نہیں یہاں، تو دیکھا وہ نہ بولنے والی بیٹھی ہوئی تھی بشرا، تو میں نے کہا شاید ابھی بولنے والی بیٹی نہیں آئی، تمہیں نہیں نا پتا تھا اس بات کا، ہم دیکھو بول پڑی خود، تو نے میری بات سچی کر دکھائی۔ بتاؤ کیا کہتی ہو؟ میں کہہ رہی اگر گہری بیماری ہو تو اس کو چھوٹی پوٹینسی دے، اگر بڑی دے تو نقصان تو نہیں ہے؟ پوٹینسی کے متعلق یہ رشید صاحب کی اپنی اسپیشل تھیوری ہے،
पोटेंसी का जो असल इस्तेमाल है वो तो तजर्बे से आता है, और बाज़ दफ़ा लंबे इस्तेमाल के बावजूद एक चीज़ का नहीं पता चलता, आदमी सब रिजेक्ट कर देता है एक दवा को कि ये काम नहीं कर रही, कोई और होम्योपैथ उसको ऊंचा इस्तेमाल कर लेता है, फिर फ़ायदा हो जाता है, उसका इल्म में आ जाती है बात। होम्योपैथ की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का निज़ाम ठीक नहीं है, इससे अमूमन होम्योपैथी के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह अताई हकीम पुराने ज़मानों में हुआ करते थे, सीना दर सीना नुस्खे चला रहे हैं पागलों की तरह, वो अपने ख़ानदान की जायदाद बना लिया इल्म को, जिसकी वजह से सारी कौम गरीब हो जाती है। मगरिब ने इस बारे में सिवाय इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स के, वो एक अलग चीज़ है, उसमें इन्होंने कंजूसी नहीं की, और इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स में भी अमूमन एक दूसरे को बता देते हैं, बाहर वालों को नहीं शामिल होने देते। उनको पता है ये हमारी जो बादशाही है इंडस्ट्री पे, ये हाथ से जाती रहेगी, इसमें दूसरे शरीक हो जाएंगे। जापानीज भी उन्होंने खुद सीख लिए हैं वो राज इनके, लेकिन थर्ड वर्ल्ड को नहीं बताते। तो इस लिहाज से हमें उठना पड़ेगा। एक उसमें खराबी बड़ी ये है जो मैंने अभी बयान की है कि हर इल्म, हर दरियाफ्त जो एक शख्स करता है वो उसको अपना ज़ाती हिस्सा बना के बैठ जाता है, अपने ख़ानदान का की जायदाद बना लेता है और कौम के साथ शेयर नहीं करता, और कौम फिर सारी की सारी गरीब हो जाती है। अगर एक दूसरे के साथ शेयर करें तो एक आदमी को एक राज नहीं मिलेगा, बल्कि 50, 60, 100, 1000 तक भी मिल सकते हैं। इसलिए एमडी होम्योपैथ्स को पोटेंसी के इल्म में खुसूसियत के साथ वैसे भी अपने तजर्बे भेजने चाहिए, मुअय्यन लिखते रहना चाहिए कि हमारे नज़दीक फलां चीज़ की ये पोटेंसी ज़्यादा कारआमद है, ये कम है, वगैरह वगैरह। अब एक साहब ने मुझे लिखा था कि मैं इसको एमेटिक क्या कहते हैं, उसको एंटीमोनियम टार्ट एमेटिक कहते हैं, उल्टी कराने वाली, वो ऊंची पोटेंसी में 30 वगैरह में इस्तेमाल करता रहा, और जो दमे के ऐसे मरीज थे जिनमें अंदर बलगम से छाती जम चुकी थी, जुड़ी हुई थी, उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। कहता फिर मैंने 3x 6x वगैरह छोटी पोटेंसियाँ इस्तेमाल की तो बड़ा नुमाया फ़ायदा हुआ है। ये गालिबन प्राइमरी रिएक्शन में फ़ायदा पहुँचाती है। जब पोटेंसी फ़ायदा दे तो एनालाइज भी करना पड़ेगा कि क्यों दिया है इसने छोटी ताकत में। ये टार्ट एमेटिक कहलाती है। अगर किसी को उल्टियाँ करवानी हो तो एंटीमोनियम टार्ट दें तो उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, वो उसका पहला रिएक्शन है। और चूंकि निकालने का रिएक्शन पहला है, इसलिए क्रूड हो निस्बतन, ज़्यादा ऊंची ताकत ना हो, तो बलगम, जमे हुए बलगम को भी निकालने का मादा रखती है। तो आपने अच्छा सवाल उठाया है। पोटेंसी के मुतालिक हमें तहकीक अमूमन करनी चाहिए। अमूमी उसूल तो ये है कि जो जिस्म के मोटे मोटे हिस्से हैं उनमें, मोटे हिस्से से मुराद है कि खलिए वाले हिस्से, गोश्त पोस्ट, इस किस्म की चीज़ें, उनमें अमूमन उनकी बीमारियों में अमूमन लो पोटेंसी निस्बतन, यानी 30 और 200 तक काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन उनकी बाल बीमारियां ऐसी हैं जो असल में गोश्त पोस्ट की नहीं, आसाब की हैं, उनमें फिर निस्बतन ऊंची दी जाएगी। बाद ऐसी बीमारियां हैं जो सप्रेस होकर फिर असर दिखाती हैं। तो मैदे में मसलन मैंने अक्सर 30 और 200 को ही काफ़ी देखा है, कभी मुझे ऊंचा नहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोटा मोटा आम मैदे का इलाज इसी से होता है। लेकिन नर्व्स में भी अगरचे 30 और 200 तक काफ़ी होती है, लेकिन अगर सप्रेस्ड मर्ज का निशानदेही हो रही हो, किसी और गहरी बीमारी के दबने की वजह से कोई असाबी तकलीफ है, तो उसमें ऊंचा जाना पड़ेगा। तो अब ये समझ लें कि डोरी लटका के पानी में वहाँ से कोई चीज़ निकालनी हो तो जितना गहरा पानी हो उतनी लंबी डोरी चाहिए। और बाज़ अमराज बहुत गहरी उतर कर अंदर दाखिल हो जाती हैं, जिसमें से कई किस्म के कैंसर भी हैं। उनको ऊंची ताकत से
एक दफ़ा बेदार किया जाए। फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऊंची ताकत से ही ठीक हों। मैंने कई दफ़ा तजुर्बा किया, बाज़ दफ़ा ये हुआ है कि एक ऊंची ताकत से ही बहुत गहरी बीमारी एकदम ठीक हो गई और बाज़ दूसरी जगह वो नाकाम हुआ। फिर मैंने गौर किया तो पता चला कि वो ठीक करने की ताकत नहीं रखती थी, मगर बाहर उछालने की ताकत ज़रूर रखती थी। बस वो ऊंची ताकत जो मर्ज से बरह रास्त ताल्लुक़ ना रखती हो, वो उसको कुछ आर्जी सा ताल्लुक़ रखती हो, किनारे का ताल्लुक़, वो उसको हुक ऑन करके ऊपर तो ला सकती है मगर क्योर नहीं कर सकेगी। फिर जिस सतह पे उसके असरात ज़ाहिर हों वहाँ निस्बतन छोटी ताकतें इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। बस ये भी कोई ऐसा कानून नहीं कि कैंसर को ज़रूर ऊंची ताकत दी जाएगी। बहुत से ऐसे कैंसर हैं जिनमें मैंने 30 और 200 के अंदर ही इलाज किया है और मुतअद्दिद हैं ऐसे जिनमें खुदा के फजल से बिल्कुल शफा हो गई है मुकम्मल। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पोटेंशिया का मामला बड़ा गहरा और बहुत बारीक तज्ज़िये का तकाजा करता है। तो पोटेंशिया जो आम तौर पर इस्तेमाल होती है वो 30 में या 200 में होती हैं, मगर अगर कोई फ़ायदा ना दे और ऊंचा जाना पड़े या नीचा जाना पड़े और फ़ायदा नज़र आए तो इस किस्म के अपने तजारिब को मुझे भिजवाया करें ताकि उन अप्लाई हैं आज। कमाल कर दिया आपने। ये हमारी नईमा खोकर साहब हैं जो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो रही हैं होम्योपैथिक इलाज की, क्योंकि जो नुस्खे थे मेरे वो मैंने इनको दे दिए थे। इतने ख़त आने लग गए हैं कि वो अब संभाले नहीं जा सकते। जब तक हम अपनी किताब ना शाया कर दें उस वक्त तक ये बोझ रहेगा। तो नईमा को और इनके साथ एक और ख़ातून को मैंने तैयार करने की कोशिश की थी। दूसरी खातून ने तो दूसरी डाक में छुट्टी करवा ली कि मेरे बस की बात नहीं। और नईमा माशाल्लाह होशियार है इस मामले में। इनके अक्सर जो नुस्खे तजवीज़ करती हैं वो ठीक हैं और ये बता रही हैं कि बाज़ नुस्खे अल्लाह के फजल से हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ायदा पहुँचा रहे हैं अमूमी, और लोग लिखते भी रहते हैं। उन्होंने वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। दूसरा, बाज़ ख़ास तजर्बे जो थे इनको मैंने कहा था जो लोग बताते हैं कि ये हुआ है, वो आप मुझे किसी दिन ला के दें, हम क्लास में भी लोगों को बताएंगे। लाई हैं आप? सुनाएं फिर पढ़ें। लाउड स्पीकर है आपके पास? आपको दे। हैं? आपको दे। अच्छा दे दे। काशा तो तैयार नहीं थे शेयर करने के लिए। मैं देख रहा था इनके हाथ की तरफ कि लाउड स्पीकर उठाने के लिए हिलता है तो नहीं करने के। अरे शुक्र है ताज महल में दिल छोटा है। ताज आया था ठीक है। अब हम थोड़ी देर छोड़ के ये बातें सुनाएं आपको जो नईमा खोकर ने इकट्ठी की हैं। एक मैंने नुस्खा बताया था, यहाँ भी शायद बताया था कि आमतौर पर जो सीने में जलन बताते हैं लोग, उसका दिल से ताल्लुक नहीं होता बल्कि मैदे से होता है। और मैदे के अल्सर्स में ये जलन बड़ी नुमायाँ होती है। वक्ती तौर पर ऊंच नीच हो और तेजाबी पैदा हो जाए उससे भी जलन पैदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा ये जलन एक तरफ होती है इस हिस्से में, इसलिए इसका नाम हार्ट बर्न रखा गया है, दिल की जलन, मगर वो दिल की नहीं होती। उसमें एक नुस्खा मैंने कहा था कि ये इस्तेमाल करके देखें, काली आयोडाइड 200 में और नक्सवामिका 30 में। नक्सवामिका अगर अल्सर्स ना बने हों और इन्फ्लेमेशन हो सिर्फ या तेजाबियत बढ़ने की वजह से हो तो अकेला काफ़ी हो जाता है नक्सवामिका। और अगर जख्म बन गया हो या अल्सर बन रहा हो उसमें नक्सवामिका अकेला काफ़ी नहीं होता। उसको मैंने सल्फर के साथ लेके देखा मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। फिर काली आयोडाइड इस्तेमाल शुरू किया 200 में, उससे काफ़ी नुमाया फ़र्क पड़ता है। तो ये एक नुस्खा आप इस्तेमाल कराती रही हैं लोगों को। कुछ लोग खुद भी सुन के शायद करते रहे हों। उस पर तबसरे आए हुए हैं जी। अच्छा जी।
कहती हैं अक्सर खतूत में ये रिस्पॉन्स मिली है, ये बताया गया है, इस नुस्खा के इस्तेमाल से उन्हें इस तकलीफ से मुकम्मल आराम आ गया है, जबकि इससे पहले ज़ेनटैक इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, ज़ेनटैक जी जी, जैसी महंगी दवाई होती है, बहुत महंगी जी। ओहो, तो कहते हैं ज़ेनटैक जैसी महंगी दवाओं से मुसीबत पड़ी हुई थी। मेरा ख्याल है ज़ेनटैक छूटने से भी शायद फायदा हो गया हो। मुफ्त हर वक्त का खर्च जो है हार्ट बर्न को बढ़ाता है ना। यही बहरहाल कहते हैं कि एक नहीं बहुत मुतअद्दिद हुदूद में ये जिक्र मिलता है कि हम एलोपैथिक दवाओं के चक्कर में पड़े हुए थे, खर्च भी ज्यादा और फायदा भी कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए आराम, बाद और प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती थी। तो अल्लाह के फजल से ये नुस्खा बहुत मुफीद है। जहां मुफीद ना हो उनको लिखना चाहिए और फिर निस्बतन ज्यादा तफसील लिखनी चाहिए इलामात की। कोई और वजह फिर उसमें होगी ऐसी जिसने कॉम्प्लिकेट कर दिया है मामले को। एक मैंने आपको बताया था कि औरतों के रहम के लिए अगर वहां कुछ इन्फेक्शस स्पॉट्स रह गए हों, किसी किस्म का कोई मादा जो हर वक्त रिश्ता रहता है और बदबू भी पैदा करता है, जिस्म के अंदर जहर घोलता है, उसके लिए पायरोजेनम और सल्फर 200 चोटी की दवा है और इसको मैं कसरत से इस्तेमाल कराता हूँ। मेरे ख्याल में तो इतनी मौसर दवा है ये औरतों के रहम में प्लेसेंटा मुस्तकिल रह जाने की वजह से या और ख़राबियों की वजह से, जहाँ ताफ़ुनात शुरू हो जाते हैं और बुखार या जिस्म टूटता है, बुखार नहीं भी बनता मगर बुखार की कैफियत रह जाती हैं, वहाँ इसको रूटीन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। पहले इससे शुरू करें और फिर जो इलामतें भी ज़ाहिर हों उसके मुताबिक इलाज शुरू करें। नईमा खोखर का तबसरा ये है कि अक्सर औरतों को लेकोरिया की या यूट्रिन प्रॉब्लम्स की वजह से जो तकलीफ़ें थीं, ये नुस्खा भिजवाया गया है और खुदा के फजल से बहुत मुस्बित जवाबात मिले हैं। अक्सर औरतें लिखती हैं कि हमें अल्लाह के फजल से बड़ा नुमाया फ़ायदा पहुंचा है। फालिज के लिए एक तजुर्बा लिख रहे हैं ये, अच्छा यही सल्फर और रस्टाक्स वाला किस्सा आ गया जो मैं आपको बयान कर रहा था। ये नईमा लिखती हैं कि साहिवाल या फैसलाबाद, इनको याद नहीं मगर कहते हैं पुरानी बात हो गई है, कितने महीने कबल की बात है, 4-5 माह कबल, साहिवाल या फैसलाबाद से किसी ने लिखा था कि उनके 70 साल वालिद पर फालिज का शदीद हमला हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब इसका कोई इलाज नहीं और अब बाकी उम्र इनको या उठा के लिए फिरना पड़ेगा या व्हील चेयर पर गुजारा करना होगा। इस उम्र में हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। कहती हैं उनको यहाँ से नुस्खा रस्टॉक्स और सल्फर का, जो अक्सर मैं इब्तिदा में फालिज में यही देता हूँ, वो भिजवाया गया। मैंने कहा 4-5 माह कबल की बात और 1 साल इस्तेमाल किस तरह कर लिया 4-5। उन्होंने लिखा था कि हम मेरे वालिद साहब को शिफा हो गई है आपके इस नुस्खे से। ठीक है, मैंने तो शिफा वाला खत पढ़ा था, नुस्खा तो आपने पहले भिजवाया हुआ था। आपने नहीं देखे ना, याद ये है जी कि 4-5 माह कबल किसी खातून ने तहरीर किया जी, पर उन्होंने लिखा था ना कि मेरे वालिद साहब ठीक हो। पुरानी बात लिखी थी। जी जी अच्छा, मैं हैरान था 4-5 माह में 1 साल किस तरह इस्तेमाल कर दिया। लिखा था 1 साल। हाँ मैं समझा हूँ, तहरीर वाज़ेह नहीं थी। मुराद इनकी ये है कि 4-5 माह हुए खत मिला था, एक खातून ने लिखा कि मेरे वालिद को कुछ अर्सा पहले ये फालिज हुआ था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आपने ये नुस्खा भिजवाया रस्टॉक्स और सल्फर 200 में बारी बारी। कहते हैं उसके इस्तेमाल से 1 साल इस्तेमाल करवाया। जैसे मैंने बयान किया ना, फालिजों में ख़ासतौर पर जो बूढ़ों में हो वक्त लगता है, तो कहती हैं अल्लाह ताला के फजल से 1 साल के अंदर अंदर वो चलने फिरने लग गए और अब तो बाजार से सब्जी सौदा वगैरह खुद दे के आते हैं माशाअल्लाह। होम्योपैथिक कोई फर्जी कहानी नहीं है,
اگر علاج صحیح آپ کریں تو خدا کے فضل سے بہت پوٹنٹ دوائیں ہیں اس میں، غیر معمولی طاقتور. ایک اور انہوں نے تبصرہ کیا ہوا ہے، ان کا خط A3 کے سائز کے برابر تھا. نہیں میں اپنی یادداشت کا بتایا ہے کہ مجھے یاد ہے اتنا تھا، اور اس کے کناروں پر پھول گل بوٹے بنائے ہوئے تھے انہوں نے. وہ خط کہاں گیا؟ حضور آپ نے لکھا ہوا تھا خط محفوظ، تو وہ ان کے پاس محفوظ ہوگا. اچھا اچھا، آپ کے پاس غیر محفوظ ہوتے ہیں. نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے اچھا ٹھیک رکھے ہیں نا. ہاں ٹھیک. مطلب ایک قسم کے خط ایک ہی جگہ ہو جائیں تو اچھی بات ہے. جو آپ دواؤں کے خط ڈیل کر رہی ہیں اور اس کی رسپانس بھی آپ کو ملتی ہے، تو ان کے پاس ہی ریکارڈ بھجوا دو سارا، اچھا سلیقے کے ساتھ اس کو آرگنائز کر دیں گی. ٹھیک ہے، مگر تمہیں تو ڈھیریوں میں سے ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا آپ کس پر دیں؟ ماشاء اللہ، نہیں آپ تو بڑے ہوشیار ہیں اللہ کی فضل سے، مگر سلیم کے پاس کام بہت زیادہ ہے بیچارے کے پاس. اس کا قصور نہیں ہے، اس کو بس اتنا سبق ملتا ہے کہ ایک ڈھیری پہ کاغذ پھینکا اور آگے چلے گئے. گھٹنوں میں شدید درد، یہ بہت کیسز آتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں پیچھے آئے بھی ہوئے تھے جرمنی کے ہومیوپیتھ اسلم صاحب، اسلم شاہ نام تھا، شکر اسلم صاحب. ہاں وہ بڑے ہومیوپیتھ اور ماہر اچھے ہومیوپیتھ ہیں ماشاء اللہ، لیکن اپنے گھٹنوں کا علاج نہیں ہو رہا تھا. اس دن میں نے کیلکیریا پہ جو لیکچر دیا تو 2-3 دن کے بعد آئے کہتے کہ میں تو اٹھنے بیٹھنے لگ گیا ہوں. تو بعض دفعہ اپنی سبجیکٹو سمٹمس پہچان مشکل ہوتی ہے، بعض دفعہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے حالات پر. تو اس کا بھی کہتی ہیں کہ کیسز اس کے بہت سے ہیں. ان کو عموماً 2 طرح سے میں نسخے دیا کرتا ہوں. بعض مریضوں کو آرنیکا اور برائنیا باری باری، اور بعضوں کو آرنیکا اور کالی کاب. سمجھے؟ آرنیکا اور برائنیا باری باری کا تو یہ روزمرہ کے کھیلوں میں بہت فائدہ پہنچتا ہے. ہماری ٹیمیں جو ٹینس میچ کھیلیں، کوئی یہ 2-3 دن اوپر ٹورنامنٹ میں جسم تھک جائیں، ان کو جب مجھے علم ہو تو میں ان کو آرنیکا اور برائنیا ملا کر دیتا ہوں کہ وہ صبح شام کھا لیا کریں. اس کی وجہ سے غیر معمولی اللہ کے فضل سے فرق پڑتا ہے. ہماری ایک ٹیم ہے یہاں ہاکی کی، اس کا نام ہے MTA، مسلم ٹائیگرز احمدیہ، اور وہ بڑی دیر سے ہماری MTA سے پہلے، اس MTA سے پہلے کی ہے وہ ٹیم. تو انہوں نے مجھے پہلی دفعہ جب لکھا تھا، اس میں خوبی ہے اس ٹیم میں کہ اکثر انصار اللہ کے ممبران ہیں. عمر کی ایوریج کافی اونچی ہے، بزرگوں کی ٹیم ہے، بیچ میں 2-4 بیچ میں ینگ مین ہیں. تو اس عمر میں پہنچ کے ایک میچ کے بعد ہی جسم کے جوڑ ہل جاتے تھے اور دردیں شروع ہو جاتی تھیں. ان کو جب سے آرنیکا اور برائنیا دینا شروع کیا اللہ کی فضل سے بالکل ینگ ہو گئے ہیں اور خوب کھیلتے ہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں. آج صبح نماز کے وقت پہنچے ہوئے تھے ہمارے ڈاکٹر فرید، وہ مینیجر ہیں نا اس کے، کھیلتے بھی ہیں. تو ان سے دیکھتے مجھے لگ گیا تھا کہ خوشی کی خبر لائے ہیں. ایک ٹورنامنٹ تھا یہاں کہیں، اچھا ٹف ٹورنامنٹ، اور اس میں وہ شامل ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کی فضل سے ہونے والا ہے تو آپ دعا بھی کریں، اور باقی دوا تو وہ استعمال کرتے ہی تھے. آج صبح خبر دی ہے کہ ہم فائنل بھی جیت گئے ہیں. میں نے کہا ہے جیت گئے؟ آپ تو کافی بڈھے ہیں. انہوں نے کہا آرنیکا برائنیا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 200 میں؟ 200 میں؟ ہاں 200 میں. مگر گھٹنوں کے پرانے مرض میں آرنیکا اور برائنیا 1000 میں دیتا ہوں، یا دونوں طرف دیتا رہا ہوں. اور کالی کارب بھی جو مفید رہی ہے وہ اونچی طاقت میں آرنیکا اور کالی کارب 1000. میں کالی کارب کو تو ہمیشہ آلٹرنیٹ کرتا ہوں، لیکن آرنیکا اور برائنیا کو دونوں طرح دیا ہے. جہاں تک 200 کا تعلق ہے ملا کر دیتا رہا ہوں اب تک اور فائدہ مند ہے، اور جہاں 1000 کا تعلق ہے وہاں آلٹرنیٹ کرنا غالباً زیادہ بہتر ہے.
اور کالی کام میں تو بہرحال آلٹرنیٹ کرتے ہیں. حضور آرنے کا برانیہ سے مجھے بھی فائدہ ہوا تھا. وہ اچھا؟ انصار اللہ کا جو اجتماع ہوتا ہے نا, ہے ہی تو انصار اللہ کی. وہ سال میں ایک دفعہ بھاگتے ہیں ہم لوگ. ہاں تو ٹھیک ہے. تو کافی اسے میں نے فوری دی ماشاء اللہ. تو فائدہ ہوا. نہیں, بہت دفعہ بہت نمایاں فرق پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسے ٹف سیر ہو جاتی ہے لمبی, بہت 20 میل 22 میل کی, پہاڑوں پہ جب جاتے ہیں کھلے, تو واپس آؤ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اب کل 11ویں کا 12ویں کو پتہ چلے گا. لیکن مثلا مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسکاٹ لینڈ میں گئے تھے, بہت لمبی سیر ہو گئی تھی. جو حسین صاحب موٹر میں ساتھ ساتھ پھر رہے تھے آگے آگے, تو ان کی موٹر کی رفتار آہستہ تھی بہت, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کیپ اپ کرنا زیادہ ایفرٹ کو چاہتا تھا. اور پھر باکس میں بھی پھنس گیا, وہاں جا کے بڑی مشکل سے نکلا. تو جب عشاء کی نماز پڑھائی تو پھر اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل رہا تھا کہ کل صبح کی نماز مشکل ہو جائے گی. تو میں نے پھر یہ 2-3 خوراکیں آرنے کا برانیہ کی کھائیں, صبح تک ٹھیک تھا اللہ کے فضل سے. ہماری 24 کو سپورٹس ہیں حضور, میرا خیال ہم پورا جار ہی بنوا کے لے ہاں ہاں, جا کے پوری بوتل لے جائیں. عورتوں کے لیے سب کو ضرورت پڑے. بہت اچھی. یہ جو ہے جوانوں کو نسبتاً کم ضرورت پڑتی ہے, ان کو پتہ نہیں لگتا. ان کے مسلز میں جو مسلز ایک انرجی کو استعمال کرتے ہیں, اس کا جو بریک ڈاؤن ہے اس کا واش ہونا وہاں ضروری ہے. اور نسبتاً جو جوان ہیں ان کی کیمیکل ایسی ریلیز ہوتی ہیں جو اس کو اینٹی ڈوٹ کر کے تو صاف کر دیتی ہیں, اور جو بھی مادہ ہے اس کا زائد مادہ, فاضل مادہ, وہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے. اولڈ ایج کے متعلق جو ریسرچ ہو رہی ہے لانگیوٹی کے اوپر, اس پہ بہت سائنٹسٹ ریسرچ آگے بڑھ چکی ہے. اس میں انہوں نے زیادہ بڑا ذمہ دار اسی چیز کو قرار دیا ہے کہ بڑھاپے کی سب سے بڑی وجہ وہ جو بریک ڈاؤن ہے, اس کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ان یوٹیلائزڈ انرجی ایک کیمیکل کی فارم میں رہ جاتی ہے, جو یا اس کو ویسٹ پروڈکٹ کہہ رہے ہیں آپ اس کو, اس کا ڈسپوزل ہے اصل چیز. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو کیمیکل ریئیکشن سے اس کا ڈسپوزل, اس کی صفائی ساتھ ساتھ ہے, وہ نہیں ہو سکتی پوری طرح. اور وہ جب پیچھے ٹکڑا رہ جاتا ہے وہ کیمیکل, وہ کروٹ کرتی ہے مسلز کو بھی, بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے, اور اسی سے دردوں کے احساس پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے آرنے کا برانیہ اس پہلو سے بھی بڑی مفید ہے. لمبا عرصہ استعمال کریں تو جو عام مسکولر فلیبینس آنی چاہیے وہ نہیں آتی, اس کو بہت نمایاں فرق پڑتا ہے خدا کے فضل سے. تو ہر عمر کی دوا ہے, مگر زیادہ تر انصار کی طرف جتنا جائیں آپ اتنا یہ زیادہ مفید ہوتی چلی جاتی ہے. موت کا خوف, ایک انہوں نے یہ عنوان بنایا ہوا ہے بڑا زبردست. یہ تو جس طرح ہوتا ہے نا چیپ ناول. موت کا خوف, اس کے ساتھ ایک اور لگا کے کچھ اور بھی لکھتے ہیں. یہ تکلیف اکثر و بیشتر عورتوں کے خطوط میں پڑی جاتی ہے, ملتی ہے وہاں. لجنا سے تعلق ہے. ہاں لجنا سے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک 75 سالہ خاتون کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ وہ اچانک مر جائیں گی, اور 75 سال کو ہوا تھا تو اتنا غلط بھی تو اس میں تو تعجب کی کیا بات ہے. کہتے ہیں ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ آرسنک 1000 کھائیں, میں نوٹ لکھ دیا آرسنک 1000 کھائیں. کہتے ہیں ایک ہی خوراک سے اللہ کے فضل سے طبیعت سنبھل گئی, اور دوسری خوراک کے بعد مستقل آرام آ گیا, وہ خوش باش ہیں. ماشاء جرمنی سے کہتی ہے ایک بہن کا خط آیا ہے کہ اللہ کے فضل سے بالکل نارمل ہے. ایک ٹیوبرکلوزم کے متعلق
अमूमन जो बच्चे मुस्तकिल कमज़ोर हों और नॉर्मली बच्चों को बढ़ना चाहिए ना बढ़ें, उनमें हम जो रोज़मर्रा का टॉनिक देते हैं वो है फेरमफास किलकेरिया काली, और ये अमूमन बहुत मुफीद है। लेकिन अगर गहरी बीमारी हो, क्योंकि नॉर्मली तो बच्चों को बढ़ना चाहिए, तो उसमें बेसिलिनम बेसिलिनम की ज़रूरत पड़ती है, और अक्सर मैं राइजिंग पोटेंसी में देता हूँ। राइजिंग पोटेंसी का मतलब है 200 की 2 खुराकें, फिर वक्फे के बाद 1000 की 2, फिर 10,000 की 2, फिर 50,000 अगर मुयस्सर हो तो उसकी 2, फिर 1,00,000 की 2 खुराकें वक्फे से, यहाँ तक कि 2 साल में ये कोर्स मैं मुकम्मल किया करता था। और उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस यानी सिल के खिलाफ मुस्तकिल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है अल्लाह के फजल से, और बहुत सी दबी हुई सिल की बीमारियों, जिनका सिल से ताल्लुक हो, उन बीमारियों में ये मुफीद है। ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें मैं अब आजकल तजर्बे कर रहा हूँ इस पर। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इलामतें थीं वो मुझे दबे हुई सिल की इलामतों से मिलती नजर आ रही थी। तो मैं, एक हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं एमडी, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में पीएचडी कर रहे हैं, वो मेरे पास आए कि आपके नुक्ता निगाह से होम्योपैथी के लिए मुझे बताएं कि क्या चीज़ हो सकती है। उसमें मैंने उनको बताया तो बहुत मुतज्जिब, हैरान हुए। उन्होंने कहा हमारा जो दुनिया का एक चोटी का प्रोफेसर माहिर है इस चीज़ का, प्रोफेसर है इंग्लैंड में, वो मेरा पीएचडी का इंचार्ज है, और वो ये कहता है कि हमने जो रिसर्च की हैं उनमें अजीब बात नज़र आती है कि फेफड़े की कमज़ोरियों का अल्सरेटिव कोलाइटिस से ताल्लुक है, और बैद नहीं कि वो सिली मादा हो जो इसके अंदर हो। तो यही चीज़ होम्योपैथिक स्टडी से मिलती है। एक गहरी बीमारी अगर सप्रेस हो चुकी हो तो जिस तरह वो इजहार करती है अपना, उससे पहचाना जाता है। जिस तरह अंतड़ियों की सिल हो जाए किसी को तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो इससे माऊफ होते चले जाते हैं। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी अंतड़ियों के बाज़ हिस्से माऊफ हो जाते हैं। इसमें 2 नाम हैं इसी बीमारी के, एक निचले हिस्से की बड़ी आंत में हो तो उसको गालिबन अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, एक ऊपर की अंतड़ी में हो उसको क्या नाम होता है दूसरा? क्रोन्स डिजीज। हाँ, क्रोन्स डिजीज। तो ये डॉक्टरों के पास तो ये है कि वो हिस्सा काट के उसको अलग कर दें, और फिर ये बीमारी फैलती नहीं, फिर खत्म हो जाती है। अगर सारे मारूफ हिस्से को काट के अलग कर दें तो मरीज शफायाब हो जाता है, वरना उसको गहरी हार्मोन्स देनी पड़ती हैं, और उसकी वजह से सारी जिंदगी मोहताजी है। और जो जो ये बीमारी उसकी झिल्लियों को करोट करती है, यानी उसको रगड़ के, जिस तरह ऊपर के जो सेहतमंद खली हैं उनको इसमें इजाबत में निकालती जाती है, उसमें टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, चिथड़े भी मिलते हैं, जैसे छिछड़ों की तरह भी चीज़ें आती हैं। तो असल में वो अंतड़ियों की झिल्लियाँ जो हैं वो कट कट कर वो फुजले में शामिल होती जाती हैं। वो जो नंगी हो जाएं तो फिर वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उस ब्लीडिंग को रोकने का इनके पास कोई इलाज नहीं, सिवाय इसके कि उसको वो ये दें स्टेरॉइड, हार्मोन्स ही होती है ना। जी जी। हाँ। तो वो मुस्तकिल और फिर फूली हुई बदमजा जिंदगी काफ़ी मुसीबत बन जाती है। उसका अगर और इलाज ना हो तो उसको काट कर दोनों तरफ से बराबर टुकड़ा निकाल दिया और आपस में जोड़ दिया, फिर कहते हैं वो उससे निजात मिल जाती है। लेकिन होम्योपैथी में जो मैं तजर्बे कर रहा हूँ उसमें मेरा ख्याल है कि राइजिंग पोटेंसी में बेसिलिनम देकर फिर दूसरे इलाज साथ किए जाएं। उनमें एक पॉसिबिलिटी मर्कसॉल की भी है, वो भी मर्कौर मैंने देखी थी, उसका फायदा नहीं हुआ। मर्कौर इसलिए दी थी कि खून अगर ज्यादा जो आ रहा था, मरकरी में अमूमन लिखा जाता है अगर खून ज्यादा हो और नुमाया हो तो उसमें 2 दवाएं हैं जो चोटी की हैं। कौन कौन सी डॉक्टर साहब? खाली खून की पेचिश, एकोनाइट। हाँ, ये देखो कैसी काबिल डॉक्टर बन रही माशाअल्लाह। हैं डॉक्टर साहब, यू रियली यू शुड बी प्राउड है नहीं?
वेल डन। अब माने साल बाद अब साल बाद, मैं 15 साल बाद मानो। होम्योपैथी शादी को किससे कितने देर हो गई शादी को? 15 साल। वही 15 तो 15 साल के बाद माने हैं माशाल्लाह। मगर खैर अल्लाह के फजल से अब मान गए, सही। चलो दोनों को एक दूसरे की तारुफ हो गया होम्योपैथी के जरिए, हैं? ठीक है। वो मरकौर में एक बात ऐसी थी जिसकी वजह से उसको फायदा बाजार नहीं देना चाहिए था। मरकौर और एकोनाइट दोनों वायलेंट हैं, अचानक बीमारी पैदा होती है और अचानक शिद्दत इख्तियार करती है। और ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये तो कई साल में डेवलप होकर आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम पे पहुंचता है जहां ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसके लिए मेरा ख्याल है, अभी मैंने तजुर्बा नहीं किया, मगर मेरा ख्याल है कि मर्कसॉल, अगर मरकरी ने काम दिया तो सॉल बेहतर होगा। सॉल की रफ्तार हल्की है और ज्यादा गहरी और क्रॉनिक बीमारियों में मर्कसॉल ज्यादा काम आता है। बाहर इसमें कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस आपने 1000 में तजवीज किया था और कहते हैं 4-5 खुराकें दी हैं, जिसकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हुई थी, वो दोबारा शुरू हुई और 4-5 खुराकों के बाद अब आधा स्टोन वजन बढ़ चुका है अल्लाह के फजल से। तो कई ऐसी मुस्तकिल तकलीफें हैं जो नफ्सियाती लिहाज से मरीजों के लिए एक अजाब बन जाती हैं। अब एक बच्ची बेचारी की उम्र, छोटी उम्र में ग्रोथ रुक जाए और फिर वो बौनी सी रह जाए, स्किनी सी, तो वो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसलिए ये होम्योपैथी की ये दवाएं जो हैं, ये अल्लाह के फजल से गहरी अंदरूनी तब्दीलियाँ पैदा करती हैं। बाज़ फ़ायदे एलोपैथी के भी हैं कि फ़ौरन दवाई खाई आराम आ गया बज़ाहिर, लेकिन क्राइसिस के बाद बाज़ दफ़ा लोग मजबूर हो जाते हैं। मगर होम्योपैथी की अगर मास्टरी हो जाए तो सबसे अच्छा इलाज यही है। अब वापस अभी है वक्त प्लम्बम। इंटेस्टाइन्स की बात हो रही थी। इंटेस्टाइन्स में ये क्या काम करता है? परीसिस, ये जो प्लम्बम है, ये अंतड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता और पार्शियल फालिज पैदा करता है और उसकी वजह से क्रॉनिक कब्ज, जिसमें अंतड़ियों में धकेलने की ताकत नहीं रहती, वो काफी तकलीफ दे चीज बन जाती है। उसके लिए ये ठीक है प्लम्बम। ब्लैडर में भी यही कैफियत पैदा हो जाती है। पेशाब, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें ब्लैडर में ताकत कमजोरी पैदा हो जाती है और पेशाब रुक जाता है, क्योंकि एहसास में भी कमी हो जाती है। इसलिए बहुत भरने के बाद फिर वो रोल करेगा, ड्रिप करेगा, मगर धकेलने की पूरी ताकत नहीं होती। और इसका उससे फर्क है प्रोस्टेट ग्लैंड की कमजोरी से। उसकी अलामतें और हैं, उसमें ज्यादा बड़ी जल्दी उसमें सेप्टिसीमिया भी हो जाता है, बुखार की कैफियत भी आ जाती हैं जिस्म में। वो खराबियां जो पेशाब रुकने से हैं, वो ग्लैंड्स में सोजिश खुद अपनी ज़ात में कभी कैंसर में तब्दील हो जाती है। काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, मगर ये सिर्फ परीसिस से ताल्लुक़ रखता है। परीसिस कहते हैं पार्शियल पैरालिसिस। डॉक्टर साहब जी हुजूर। एक इलामत लिखी होती है, एवरीथिंग ईटन टर्न सार, वायलेंट वॉमिटिंग ऑफ एवरीथिंग ईटन। ये क्यों है? वही बीमारी है असल में। मैदे को 3 घंटे में खाली होना चाहिए। 3 घंटे तक मैदे के अंदर जो ग़िज़ा है वो लुआबों के असर से और फिर मैदे के अंदर की सिक्रीशंस के असर से इस हद तक वो हो जाती है काबिल हजम कि अगला हिस्सा फिर उसको संभाल लेता है, अंतड़ियों वाला हिस्सा। अगर मैदा उस अरसे में बाहर ना निकाले तो वो अंदर ही खट्टी होनी शुरू हो जाती है, गलने सहने लग जाती है।
उससे तेजाबियत, बदबूदार डकार, फुसफुसे से गंदे डकार, और वो खटास जो असल तेजाब की नहीं बल्कि गलत तेजाबों की होती है। एक तेजाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बाज़ दफ़ा कम हो तो फिर भी मैदा खट्टा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कम है तो ग़िज़ा पूरी हज़म नहीं हो रही, उससे फिर डिके से फॉल्स एसिड्स पैदा होते हैं जो हज़म के लिए नहीं पैदा होते बल्कि बदहज़मी के नतीजे में पैदा होते हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये पहचान के एसिडिटी ज़्यादा है या एसिडिटी कम है। अक्सर जो मरीज़ हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर यंग है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से होता है, अगर बड़ी उम्र का मरीज़ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होने से भी एसिडिटी यानी तेजाबियत बढ़ सकती है। और एक वजह उसकी यही है परीसिस, अंतड़ियों की मूवमेंट कमज़ोर हो जाए तो खाना खींचने का निज़ाम आहिस्ता हो जाता है, इसलिए सारा सिस्टम, सारी नाली ही आहिस्ता चलती है। उससे मैदे में खटास और बकबके डकार और इस किस्म की कैफियत जो हैं, तो ये प्लम्बम के मामले में वो तेजाबियत की खराबी से नहीं, ग्लैंड्स की खराबी से नहीं बल्कि फालिश के नतीजे में होता है। तो अगर आप पहचान लें तो फिर इलाज बहुत आसान हो जाता है, मगर बार बार मरीजों को देखना, उन पर गौर करना, जहन में नक्शा जमाना, अपनी नाकामियों का तज़िया करना ये ज़रूरी है। और लोग अपनी कामयाबियों में ही पड़े रहते हैं बेचारे, और उसकी वजह से उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि वो किसका कौल है, एक बड़े हकीम का, कि मैंने अकल बेवकूफ़ों से सीखी है, हैं? नहीं, किसी को याद है? सुकरात का या गालिबन सुकरात का, हाँ सुकरात का था या देवजानस का था। बहरहाल मशहूर पुराने यूनानी फलसफियों में से किसी एक से किसी ने पूछा, या लुकमान का तो नहीं था, लुकमान से किसी ने पूछा, अरस्तु, तो सारे नाम आ गए किसी का तो इसलिए वो बहरहाल अच्छा जवाब है, मगर सबसे अच्छा जवाब यह है कि अपनी बेवकूफ़ियों से, जो शख्स अपनी बेवकूफ़ियों का वाकिफ ना हो वो दूसरी की बेवकूफ़ी से फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसलिए हमेशा वो आदमी इम्प्रूव करता है जो अपनी एरर्स पर कड़ी नज़र रखता है, और इन्हीं मानों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुलूमन फरमाया गया है कि अपने नफ्स पर कोई रहम नहीं, गलती है तो फौरन सामने आएगी, बारीक तर न गलती नीची डूबी हुई वो भी पकड़ लेते थे। तो इसलिए हर इल्म में तरक्की के लिए ये रुझान पैदा करना ज़रूरी है कि महज अपनी कामयाबियों पर ही इंसान खुश ना हो कि मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, नाकामियों पर गौर करे तो फिर कामयाबियों की फहरिस्त में इजाफा होगा और मालूम होगा कि क्यों मैं नाकाम रहा हूँ। दो सवाल हैं। जी, एक खातून की उम्र 40-45 साल के करीब है, मेरी भवें सफेद होनी शुरू हो गई। क्या हो गया? भवें सफेद अच्छा, होनी शुरू सिर्फ भवें? जी, कहते सर में पेट डुबाने उनके भवें भी ठीक है। सफेद। आमतौर पर छोटी जगहों में अगर लटें सफ़ेद हों तो उसका इलाज सोराइनम है। 1000 में सोराइनम किसी उम्र में भी हो ये तकलीफ, बाज़ा छोटे बच्चों में भी हो जाता है कि 8-10 साल की लड़की, उसकी बाल लटें पूरी की पूरी सफ़ेद हो गई, उनमें सोराइनम 1000 ने बहुत नुमायाँ फ़ायदा पहुँचाया है। इसलिए आप ठीक है पहले सोराइनम इस्तेमाल करवाएं उनको, ठीक है। दूसरा सवाल एक खातून ने पूछा है कि अगर किसी दवा के साथ कोई रिएक्शन हुआ है उन्हें, तो अगर वो एंटीडोट लें तो क्या वो भी उसी पोटेंसी में लें? अगर 1000 ली थी तो एंटीडोट भी 1000 लें? पता कोई नहीं किस रिएक्शन किस हद तक है, कहाँ हुआ है, ये तो केस स्टडी के ऊपर हो सकता है फैसला, उसूली फैसला कोई नहीं है जनरल। अगर ओवरऑल रिएक्शन है, सारी दवा गलत हो गई, पूरा रिएक्शन, तो फिर उसी ताकत में उसका एंटीडोट होगा। अगर जुज़वी रिएक्शन है, मसलन आपने किसी ने नक्सवामी का खाई है और जिल्द पर सिर्फ रिएक्शन हुआ है, तो उसका इलाज
नक्सवामी का अथॉरिटी में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जिस ताकत में सल्फर खाई हो उसी में दवाई दी जाए। तो ये केस टू केस अलामात देख कर फैसला हो सकता है। हाँ जी, आखिरी बात बता दूं कि वक्त खत्म हो गया। हाँ जल्दी से। औरत ने पूछा कि 1 महीने की प्रेगनेंसी है और बच्चे का भी वजन अभी 3 सेंटीमीटर की बताई है लेंथ, और फाइब्राइड और एक ट्यूमर भी इतना ही, और इसी रफ्तार से तीनों चीजें बढ़ रही हैं। तीनों चीजें बढ़ रही हैं जी, तो यानी आहिस्ता रफ्तार से बच्चा बढ़ रहा है और आहिस्ता रफ्तार से ट्यूमर बढ़ रहा है। अभी 1 ही मंथ हुई प्रेगनेंसी। हाँ हाँ, तो उसको फाइब्राइड्स की दवाई मेरी लो नुस्खा सलीम, वो इनको दे देना, वो इस्तेमाल कराओ। फाइब्राइड्स तो बंद हो जाएंगे, बच्चा बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, ट्यूमर भी है सर? वही चीज है, एक ही चीज है, समझिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब कहते हैं वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह बाकी कल। वक्त जितने भी हैं गुजरते बड़ी थी, ये मुसीबत पड़ी है अब देखें। बाद लोगों को आहिस्ता वक्त गुजरने की बीमारी होती है, हमारे यहाँ तेज गुजरने की बीमारी है। अस्सलाम वालेकुम।